नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां रांची में इटकी थाना के हाजत से आरोपी फरार हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, रांची में इटकी थाना के हाजत से आरोपी फरार हो गया है। फरार आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जमीन लेने के बाद भी पैसा नहीं देने का आरोप था। जांच के बाद 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। फरार होने में पुलिस से भी साठगांठ की आशंका बताई जा रही है। बेड़ो DSP इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। रांची में इटकी थाना के हाजत से आरोपी फरार हो गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आखिर ये लापरवाही कैसी ये चूक की आरोपी हाजत से फरार हो गए? जाहिर तौर पर शुक्र, जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं जो इटकी पुलिस है उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि मामले को लेकर आरोपी पर वारंट जारी होता है, जिसके बाद जो बेड़ो DSP है उन्हीं के द्वारा इस गिरफ्तारी को लेकर निगरानी की जाती है और उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें इटकी थाना लाया जाता है। लेकिन थाना लाने के बाद से ही जो आरोपी था बसंत शाही, उसे छोड़ने को लेकर दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद काफी कुछ होता है। वहां पर जो जानकारी सूत्रों से निकल कर आ रही है कि पूरा का पूरा थाना जो है इस आरोपी के फरार होने में शामिल हो सकता है। वहीं थाना प्रभारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP के निर्देश के बाद बेड़ो DSP मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी की पकड़ने की बात तो कही जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि जो थाने के लोग हैं, जो भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जाएंगे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जाए तो एक बार फिर प्रकाश, ये जो आप एक जानकारी दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पुलिस के साथ भी साठगांठ होने के इसमें आसार बताए जा रहे हैं। तो क्या जो आरोपी है उसका बैकग्राउंड कैसा है? क्या वो कोई बाहुबली है, कोई दबंग है, जो इस तरीके से पुलिस भी उसके साथ कहीं ना कहीं मिली हो सकती है, जो खबर है? जाहिर तौर पर आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि वो काफी प्रभाव वाला व्यक्ति है, जो इलाके में अपने आसपास लोगों को भी दबंगई अपनी दिखाता रहता है और इसी की वजह से पिछले 1.5-2 साल से जो 2019 के मामले में उस पर ST/ST के मामले में मामला दर्ज हुआ, बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। जिसके बाद इस पूरे मामले में वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद जाँच की गई और मामले में सत्यता पाए जाने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। हालांकि जिस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी में लेट लतीफी थाने के द्वारा की गई, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं जो पीड़ित पक्ष है उनका भी कहना है कि इसमें थाने की पूरी तरह से संलिप्तता है। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है अगर थाने के कोई भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। अब बात साहेबगंज की। साहेबगंज में गुमानी नदी के बढ़े जलस्तर का असर दिख रहा है। बरहड़वा प्रखंड क्षेत्र के हरिहरा गांव के पास बरहड़वा पाकुड़ पथ पर गुमानी नदी का पानी चढ़ गया है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, इस रोड पर लगभग 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज सुबह से लगातार बारिश भी हो रही है, जिससे बताया जा रहा है कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं। बरहड़वा पाकुड़ रोड पर बढ़े जलस्तर का जायजा लिया साहेबगंज संवाददाता मिथिलेश कुमार सिंह ने। लगातार हो रही बारिश के बाद गुमानी नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अभी मैं मौजूद हूं बरहड़वा पाकुड़ पथ पर और इस पथ पर हरिहरा गांव के पास गुमानी नदी का पानी लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में बह रहा है। बारिश अभी थमा नहीं है। आज तीसरे दिन भी सुबह से रुक रुक कर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और यही स्थिति रही तो हालात और ख़राब हो सकते हैं। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
सामने पानी है और हम लोग को काम में भी जाना है, बहुत दिक्कत हो रहा कहाँ है। जाना आपको? जाना है कोटाल पोखर, गगन पहाड़ी जाएंगे। यहाँ का हालात बहुत ही ख़राब है। यहाँ रोड में तो पानी है, बाकी यहाँ का लगभग 50 ऐसे घर है जो कि सबों के घर में क्या है, पानी घुस गया है। जिसमें खाना पकाने का जो चूल्हा था वो भीग गया है, जिसमें बहुत सारे कठिनाई का सामना पड़ रहा है यहाँ के वासियों का। तो सरकार से निवेदन है या फिर यहाँ के विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री से आवेदन है कि ऐसा निदान करे जिससे कि हमेशा के लिए यहाँ के ग्रामवासी, यहाँ के वासी समाधान निकल पाए। कल दोपहर में गुमानी बराज का पानी अचानक खोल दिया गया। इससे यहाँ की स्थिति गंभीर हो गई है। शाम होते होते गुमानी का पानी ओवरफ्लो करने लगा और ये हालात पैदा हो गया। भारी बारिश की वजह से दुमका में सिमरा नदी पर बनी पुलिया बह गई। रामगढ़ प्रखंड के कांजो पंचायत में पुलिया बहने से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। पुरु वाकेता गोविंदपुर कुरमा हाट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बीच ये पुल बना था। पुल बहने से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सब्जियों को मंडी तक पहुंचाने के लिए किसानों को 20 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है। इस पुलिया का निर्माण करीब 20 साल पहले तत्कालीन विधायक दुर्गा सोरेन ने अपने फंड से किया। 2 दिनों से दुमका जिला में लगातार बारिश के कारण रामगढ़ प्रखंड के कांजो पंचायत अंतर्गत सिमरा गांव का पुलिया टूट जाने के कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है एवं प्रखंड मुख्यालय से लोग कट गए हैं। प्रखंड मुख्यालय तक जाने में असुविधा हो रही है। इस पुल को अतिशीघ्र मरम्मत या निर्माण कराने की मांग कर। लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है। दामोदर घाटी निगम के बोकारो थर्मल प्लांट में अगर जल्द ही कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो 500 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट में बिजली उत्पादन ठप पड़ सकता है। दरअसल प्लांट को फुल लोड पर चलाने के लिए जरूरत का आधा कोयला ही मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि कोल यार्ड में महज 1 दिन का ही कोयला बचा है। ऐसे में कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं की गई तो प्लांट से बिजली उत्पादन कभी भी बंद करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो झारखंड समेत कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। और इस बीच एनोस एक्का पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनोस एक्का की याचिका स्वीकार कर ली है। आपको बता दें कि एनोस एक्का मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता सुशील कुमार। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। आपको बता दें एनोस एक्का ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और उन्होंने जमानत की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि एनोस एक्का पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत मर्डर का मामला चल रहा है और इस मामले में वो अपनी सजा भी काट रहे हैं। हाल ही में इस पूरे मामले में ईडी ने एनोस एक्का की लगभग 150 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। बहरहाल एनोस एक्का सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जमानत के लिए। देखना बेहद अहम होगा कि अब जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा तो एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। गुमला में 3 जंगली हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। जारी प्रखंड के रुद्रपुर गांव में 7 किसानों की फसल को 3 जंगली हाथियों ने खाकर और रौंदकर बर्बाद कर दिया। फसल को बर्बाद कर तीनों हाथी डुमरटोली जंगल की ओर बढ़ गए। मेहनत से तैयार की गई फसल के बर्बाद होने से किसान मायूस दिख रहे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से अगर हाथियों को जल्द ही जंगल में नहीं भगाया गया तो बाकी फसल के भी बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई महीने से 3 जंगली हाथी किसानों के घर और खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग जंगली हाथियों को खदेड़ने में फेल दिख रहा है। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है।
धनबाद में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से बच्चा चोरी घटना हुई। 2 महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नवजात बच्चे की चोरी करते महिला सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई हैं। बच्चे की चोरी के बाद नवजात की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बच्चे की चोरी के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित महिला भूली की रहने वाली बताई जा रही है। गोड्डा में रामनगर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में मोबाइल चोरी के 2 आरोपी आपस में ही भिड़ गए। दरअसल जब दुकान से मोबाइल चोरी हुई तो दोनों ही युवकों को शक के आधार पर दुकानदार ने बुलाया, जिसके बाद ये मारपीट शुरू हुई। दरअसल पीटने वाले युवक का कहना था कि मोबाइल उसने नहीं बल्कि जिसे मारा जा रहा है उसने चुराया है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। गिरिडीह के भंडारीडीह में एक पेट्रोल पंप पर डीजल भराने आए ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि पेट्रोल पंप में डीजल में केरोसिन तेल की मिलावट की गई है। इस मिलावटी तेल को गाड़ी में डालने से इंजन पर खराब असर पड़ रहा है। लोगों ने पेट्रोल पंप से बेचे जा रहे पेट्रोल और डीजल की जांच की मांग की। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने आरोपों को झूठा बताते हुए उल्टे ग्राहकों पर ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया। हम 1 लीटर डीजल अपना स्टाफ से मंगवाए, ठीक है ना। मंगवाने के बाद जब हम देखे, इसको चेक किए, मुंह नाक में लगा के सूंघे, तो पता चलता है कि आधा किरासन तेल आधा डीजल है। उसके बाद इसके पंप पे आने के बाद फिर इस डब्बा में इसका स्टाफ से वो स्टाफ से निकलवाए ये वाला तेल, तो ये भी सेम निकला। क्या डीजल भरवाने आए थे? डीजल हमारे सब बुला लीजिए, निकालिए भैया, सब एक्सपर्ट। मतलब आपका कहना है कि आरोप गलत है? एकदम झूठ मजाक कर रहा है, ब्लैक मेलिंग कर रहा हूँ। हमारे पास तो फोन कराने जाता है, हमारा एकदम माल ठीक है। 1000 आदमी लेता है, शिकायत नहीं। रांची के मांडर में कार्यरत ऊर्जा मित्रों ने कॉम्पिटेंट सिनजिर्ज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय और मांडर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मांडर क्षेत्र में कार्यरत ऊर्जा मित्रों का आरोप है कि काम देने के एवज में एजेंसी के द्वारा 15,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट या कैश लिया गया। इस राशि का ना तो किसी प्रकार का कोई रिसीविंग दिया गया है, ना ही काम पर रखने से संबंधित कोई नियुक्ति पत्र या फिर पहचान पत्र दिया गया है। ऊर्जा मित्रों का ये भी आरोप है कि आवाज उठाने पर कई लोगों को काम से हटाया भी जा चुका है। जिनको हटाया जा रहा है उन्हें भी डिपॉजिट मनी वापस नहीं किया जा रहा। इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं एजेंसी के हरमू स्थित कार्यालय में जब न्यूज 18 ने इनका पक्ष जानना चाहा तो कैमरा देखकर कार्यालय के लोग वहां से भाग गए। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। 1000 का डीडी के नाम से हम लोग से राशि वसूला गया है और फिर अभी हम लोग कुछ उसका रिसीविंग वगैरह बैंक में ट्रांसफ़र बोले नहीं बन रहा था, बैंक में कुछ था तो मैंने जल्दी का समय मैंने जल्दी मांगा, तो हम लोग इनको ही बोले थे कि वो बोले कि इन्हीं को दे सकते हैं, तो हम लोग इन्हीं के माध्यम से इनको दिए, है ना। और फिर जाकर वहाँ जमा बोले कि हम जमा किए, है ना। पूरा महीना काम करो, मिलता कितना है? 3,000 रुपया, 2,500 रुपया पेट्रोल लगा के जाओ, मेहनत करो सारा। और अभी धमकी भी दिया जाता है कि आप काम ठीक से नहीं करेंगे दूसरा लड़का घुसा दिया जाएगा सीधा। तो सारा कुछ आज तक हम लोग किए 5-6 महीना हो रहा है, ना हमको कुछ प्रूफ दिया गया आईडी वगैरह। अगर वो निकाल भी दे हमको कंपनी, तो हम किस हक से लड़ने वहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है कि हम ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं है कि हम दिखा पाएँ कि हम सर यहाँ आपके कंपनी में काम करते हैं, हमको ज्वाइन कराइए फिर से। जब मैं ये मुद्दा उठाने लगा कि जो डीडी का पैसा लड़का लोगों ने दिया है वो पैसा वापस करिए, या तो फिर उसका कोई दे दीजिए, रसीद वगैरह दे दीजिए रिसीविंग की लड़का लोगों ने पैसा दिया है, ताकि अगर हमको आप हटा रहे हैं तो उन लोग के पास कम से कम कुछ प्रमाण रहे। और मुझे जब आप लोग हटा रहे हैं तो उसका कुछ एक बताइए कि क्यों हटाया जा रहा है हमको। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और मुझे बिना किसी वजह का मुझे काम से निष्कासित कर दिया गया।
बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह झारखंड दौरे पर बोकारो पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान के तहत काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि आरक्षण हमेशा जारी रहेगा, इसके लिए बीजेपी दलितों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। देखिए, आरक्षण खत्म करने की बात विरोधी लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि आरक्षण खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, मन से कहा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा, हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी ने कहा, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए संविधान बनाया है, जो व्यवस्थाएँ बनाई है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसे कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। दलितों के हित में, दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा थी और हमेशा खड़ी। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर आपको बताते हैं। कोरोना से जारी लड़ाई में पलामू जिला जो है पिछड़ता दिख रहा है। यहां 18 साल से ऊपर के करीब 14 लाख लोग हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिले में अब तक केवल 2,84,000 लोगों ने ही वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 1 लाख लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली, जबकि टीका लेने का उनका समय समाप्त हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने अब जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविका और वार्ड सदस्यों की मदद लेने का फैसला किया ताकि टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। ये पार्शियली इम्यूनाइज्ड लोग हैं जो ओवर ड्यू कर गए हैं, या हर वो आदमी जो फर्स्ट डोज 7 लाख कम से ज़्यादा लोगों ने लिया है, अगर सेकेंड डोज नहीं लिए हैं तो वो पार्शियली इम्यूनाइज्ड हैं। उनमें भी सीवियरिटी कम रहेगी, मगर फुल्ली प्रोटेक्टेड उनको हम नहीं कर सकते हैं। मगर ये अवेयरनेस के चलते या भ्रांति भ्रम के चलते सेकेंड डोज का नहीं लेना फुल इम्यूनाइजेशन को अचीव करने में कठिनाई पैदा कर रहा है। इस पर हम लोग कर रहे हैं, सर्वे भी करा रहे हैं घर घर उनके कि किन्होंने कब डेट को लिया था, चूँकि उनके पास सर्टिफिकेट है, उससे लेके फिर उनको मोबिलाइज करा के हम लोग पूर्णतः। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर व्यवस्था के दावे किए जाते हैं। हर बार गवर्निंग बॉडी की बैठक में बेड की संख्या बढ़ाने समेत तमाम सुविधाओं पर चर्चा की जाती है और उसे दुरुस्त करने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन रिम्स की हकीकत कई सवालों को खड़ा भी करती है। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में कई मरीज महीनों से कॉरिडोर में ही पड़े रहने को मजबूर हैं। कुछ मरीजों को वार्ड में बेड मिली तो गंदगी की वजह से वहां जाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। रिम्स के न्यूरो सर्जरी के बाहर कॉरिडोर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हैरान और परेशान कर देने वाला यह नज़ारा है सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का, जहां आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर में किस तरह मरीज जमीनों पर लेटे हुए हैं। ये मरीज राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों से पहुंचे हैं, जिलों से पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें वार्ड में जगह नहीं मिली। बेड नहीं मिलने की वजह से इन्हें यहीं पर इनका इलाज किया जा रहा है। खासे परेशान है, बारिश का मौसम भी है, ठंड ने भी दस्तक दे दी है। हम कुछ मरीजों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ कितने दिन से भर्ती हैं? यहाँ पर कब से आए हैं रिम्स? ये हो गया 21-22 तारीख का आया। क्या परेशानी है आपको? नस का गड़बड़ी है। तो कब बेड नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर कुछ बोलबे नहीं किया। कब का डेट दी है ऑपरेशन का? कब से आप आई हैं यहाँ पर? 9 तारीख को। हाँ। क्या कौन बीमार है? ये हमारा लड़का है सारा। लड़का है? क्या हुआ आपको? ऊपर से गिर गया है। अच्छा, बेड नहीं मिला है क्या? बेड मिलता था लेकिन उधर महकता था नहीं, इसीलिए। क्या रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 24 दिनों से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों से पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुलाकात की और सरकार से उनकी मांगों पर फैसला लेने की मांग की। 24 दिनों से सहायक पुलिस स्थायी नियुक्ति, छुट्टी और वेतन वृद्धि सहित भत्ते की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत हैं। निर्णय लेती है तो राज्य की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेती है। हमारी सरकार का निर्णय था
कि झारखंड से उग्रवाद मुक्त हो, ताकि अधिक से अधिक निवेशक आए और झारखंड के हमारे बच्चे बच्चियों का जिनका सपना था अलग राज्य होगा, हमें भी नौकरी राज्य में मिलेगी। इसी को ध्यान में रखकर सहायक पुलिस हमारी सरकार ने नियुक्त की थी और इन सहायक पुलिस को 10-10 हज़ार रुपया देकर 3 साल के बाद पुलिस की जो नियुक्ति होगी उसमें वेटेज देकर, इनको प्राथमिकता देकर सीधे इनकी नौकरी बहाल की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइन